नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का भाग 3 करने वाले हैं। मैथ का भाग 3 कैसे? अभी हमारा भाग 2 तक आ गया है मैथ में, जिसमें इस सीरीज में हम कर रहे हैं हर टॉपिक के हर टाइप के प्रश्न। जैसे अगर प्रतिशत में 20 टाइप, 25 टाइप या 30 टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो हर एक टाइप का हम उसको देखेंगे और उसको हल करने का तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से किस टाइप को कैसे हल करते हैं और कैसे तेजी से हल करके अपना आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। कोई भी ये बात को मानेगा ही, मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा होता है उसका सिलेक्शन होता है। इसलिए हम इसको सीरीज को शुरू किए और इसका एक मकसद और भी है कि जिसको मैथ नहीं आती वो क्या करे। उसको भी, जैसे अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, लेकिन मैथ में सबको पास होना है। ऐसा है नहीं कि मैथ छोड़ दोगे आप, हर भाग में हर पार्ट में आपको पास करना है। इसलिए जिसको मैथ नहीं आती वो टाइप को पकड़ ले कि इस टाइप के प्रश्न को मैं इस तरह से हल करूंगा, इस टाइप के प्रश्न को मैं इस सूत्र से हल करूंगा। इसके लिए भी ये बहुत कारगर सीरीज है। और मैथ जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जामों के लिए यह इम्पोर्टेंट क्लास है। जहां भी मैथ पूछता है, हम हर टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। तो कहीं भी मैथ पूछता होगा, आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, जिसके एग्जाम डेट भी आ गया है 14-15 मार्च। तो इसके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। बाकी लेखपाल की परीक्षा होने वाली, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो इसकी परीक्षा होने वाली। ऐसे तमाम जितने भी एग्जाम है जहाँ मैथ पूछता है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। इससे जुड़े रहिए, हर वीडियो देखिए और हर वीडियो में हम लगभग 20 टाइप के प्रश्न कर रहे हैं। अभी हमारी ये संख्या पद्धति पहला टॉपिक चल रहा है, जिसमें ये भाग तीसरा है। 2 भाग आ गए, यानी संख्या पद्धति पे हम लोगों ने 40 टाइप के प्रश्न देख चुके हैं। इसका थोड़ा सा ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, इसलिए संख्या पद्धति थोड़ा बड़ा रहेगा और इसको आपको बढ़िया से देखना भी चाहिए, क्योंकि यह आपकी जड़ है। संख्या पद्धति, प्रतिशत, सरलीकरण, ये आपकी जड़ है। इसको मजबूत कर लोगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं दसनों साल एग्जाम तैयारी करने का अनुभव है मुझे, और मैं दसनों एग्जाम अब तक क्लियर कर चुका हूँ। तो जो मेरे पास अनुभव है, मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, पिछली वीडियो, हर वीडियो में लास्ट में 2 अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो पिछली वीडियो में जो अभ्यास प्रश्न थे उसको देख लेते हैं, आप उसको मिला भी लीजिएगा। उसमें पहला प्रश्न था कि किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यह क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हल करिए। हल कर लिए होंगे, अगर पिछली वीडियो बहुत बढ़िया से देखे होंगे तो यह आपको हलवा लगेगा। थोड़ा सा समय आपको देता हूं। देखो, ऐसे प्रश्न बहुत हलवा होते हैं। जैसे शेष क्या बचा, 64 ना। अब दूसरा भाजक क्या है, 13। 13 से इसमें भाग दे दो, भाग दीजिए फटाक दे। 13 चौक को 52, 12, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में जो शेष बचता है उसको दूसरे भाजक से भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि डी सही है इसमें। ठीक, आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभ्यास प्रश्न जो पिछला पूछा था उसी का ये प्रश्न है, और यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगर सीडीएस की बात करें, सीडीएस, तो इसमें 1995 और 1998 में 2 बार पूछा गया है।
बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ये तो किसी को भी पता होना चाहिए। इसमें सही होगा सी, 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, पहला टाइप संख्या पद्धति में प्रश्न है कि 300 तथा 1000 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 13 से भाज्य होंगे परंतु 14 से नहीं? 14 से नहीं, 13 से, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अगर किसी को मैथ नहीं भी आती है तो इस टाइप के प्रश्न जब भी बनेंगे तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। और इसमें सही आंसर होगा बी 49। क्या सही है? बी 49। ऐसे में आपको पहले 13 को पकड़ना है, 14 का तो हम बाद में हल्ला भला करेंगे। पहले 13 को पकड़िए और पहली संख्या खोजिए जो 300 से बड़ी है। 300 से बड़ी सबसे छोटी संख्या जो 13 से कटेगी। तो इसके लिए मैं बताया था, चलो इधर करते हैं कोने में, 13 से भाग दे दो 300 में, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, एक शेष बचा ना। तब ऐसे में भाजक कितना है 13 और शेषफल 1 घटा दो तो बचेगा 12। यह 12 भाज्य में जोड़ देते हैं। भाज्य कितना है 300 प्लस 12 बराबर 312। तो पहली संख्या जो 13 से कटेगी, पहली संख्या होगी 312। अब ऐसे अंतिम संख्या भी खोज लीजिए। कहां से? ये 1000 से सबसे छोटी, 1000 से छोटी हो, 1000 से छोटी जो 13 से कटेगी। तो इसके लिए 13 से भाग देते हैं। 13 सत्ते 91, यहाँ बच जाएगा 9 और 0 उतर जाएगा। 13 छक्का 78, यहाँ बच जाएगा 2, 12, 12 शेष हो रहा है। अब इसी को इसमें से घटा देते हैं 1000 में से। 988 अंतिम संख्या हमें मिल गई। ठीक, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या मिल गई हमें। अच्छा, इसमें ये ध्यान देना, ये पहले जो अपनी दोनों वीडियो है ना, उसमें दूसरी वीडियो में इस बात को बहुत बढ़िया से समझाया गया है कि जब 300 से बड़ी कोई हमें पहली ऐसी संख्या खोजनी जो 13 से कट जाए तो उसके लिए भाग देना है जो शेष फल है, और जिस भाजक जो है हमारा उसमें से घटा के जो बचता है उसको जहाँ से देखना है उसमें जोड़ दिए तो 312 हमें मिल गया। और 312 पहली संख्या है जो 300 से बड़ी है और 13 से कटेगी। अगर ऐसे ही 1000 से नीचे का देखना हो, पहली संख्या कौन सी होगी जो 1000 से छोटी, और 1000 से छोटी मगर सबसे बड़ी 13 से कटने वाली संख्या, तो उसके लिए जो शेष आए उसको भाज्य, जो भाज्य है उसमें से घटा दोगे तो 988। ये पहले की वीडियो जो आप पूरी सीरीज देखिए तब समझ में आएगा, ये पहले समझाया गया है। ठीक है ना? अब हमारा मेन मकसद था कि इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे तो हम nवां पद जो समांतर श्रेणी में हम लोगों ने देखा था, nवां पद ज्ञात करने का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 13 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक, तो nवां पद का सूत्र पिछली वीडियो में है, यहाँ अभी बहुत ज्यादा उसको बड़ा करके नहीं दिखाना है।
तो nवां पद को Tn लिख सकते हैं, बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 बाहर d। ठीक, यहाँ पर अब रख देते हैं। a मतलब होता है पहला पद। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली वीडियो देख के आइएगा, सब समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, बाकी प्ले लिस्ट भी बनी है। पहला पद है a मतलब पहला पद 312 प्लस nवां पद हमें ज्ञात करना, वो पता नहीं, d पता है। 13 से कटने वाली ये है, फिर 13 के बाद 13 जोड़ोगे तब कटेगी ना, तो सब में 13 का अंतर होगा, तो सर्वांतर जो है वो हमारा 13 है, d 13 है। 13 से कटने वाली ना, तो हर 13 अंक के बाद वो कटेगी। जैसे 312 पहला था, अब इसमें 13 जोड़ दोगे, जो आएगा वो फिर 13 से कटेगा, तो सर्वांतर सब में होगा 13। अब इसको हल कर लेते हैं। और nवां पद जो लास्ट वाला है वो तो हमें पता है ना क्या है, 988। nवां पद यानी अंतिम पद क्या था, 988। तो ये हमारा पूरा सूत्र हो गया, इसको हल कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, 988 माइनस 312, और इधर बच जाएगा हमारा n माइनस 1 बाहर 13 गुणे में। ठीक, अब इसको 13 को उधर भेज देंगे, मान लेते हैं n माइनस 1 एक तरफ रखते हैं इसको, बराबर ये 13 उधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा दोगे तो 676 आएगा, क्योंकि 8 में से 2 गया 6, फिर 8 में से 1 गया 7, 9 में से 3 गया 6। अब ये गुणा था तो उधर हम उसको दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो वो भाग में हो जाएगा। और इसको अगर आप काटने जाओगे, बराबर n बराबर अगर हम करें तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, और यहाँ 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। और एक जो माइनस में था इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 53। 53 ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से कटेंगी। 300 से 1000 के बीच 53 ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से कटेंगी, ये इससे पता चला। हम बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, आपको तरीका पता है और आप इस पे अभ्यास कर लेंगे तो बहुत जल्दी होगा, यहाँ बहुत चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। अब लेकिन अब ये भी देखना ना, 53 में कौन सी ऐसी संख्या जो 14 से कट जाएगी, वो भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 13 और 14 का लासा लेना होगा, लघुत्तम समाप्त वर्धक 13 और 14 कितना आएगा, तो 13 14 आपस में कटेंगे नहीं, तो इसलिए 13 गुणे 14 हो जाएगा, और ये आता है 182। अब 182 के गुणज सब हमें निकालने होंगे। कैसे, 182 गुणे 2, 182 तो जोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो 300 से पहले है, तो उसके आगे का हमें देना है। 182 गुणे 2 करोगे तो ये हो जाएगा 364। 182 गुणे 3 करोगे ये हो जाएगा 546, और 182 गुणे 4 करोगे ये हो जाएगा 728, और 182 गुणे 5 करोगे तो ये हो जाएगा 910। अब 6 करोगे तो 1000 से ऊपर चला गया तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें कितनी संख्या मिली जो 13 और 14 दोनों से कटेंगी, तो ये 4 संख्याएं मिल गई इसके बीच में, 300 से और 1000 के बीच में। तो 53 टोटल थी, उसमें से 14 से कटने वाली 4 संख्याएं घटा देंगे, तो 53
-4 बराबर हो जाएगा 49 और यही हमारा आंसर है। ठीक, ये प्रोसेस बड़ा है लेकिन ऐसे प्रश्न बनते हैं। और अगर अब आपको अभ्यास होगा तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं है। 13 से तुरंत भाग देंगे और 312 लाएंगे और 1000 में 13 से भाग देकर 988 लाएंगे और इसको फटाक से इस पे रखेंगे। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप घटाएंगे, इसमें से पक्षांतर करेंगे, 13 से भाग देंगे। हाँ, 1 मिनट से 1.5 मिनट इस प्रश्न में लगेंगे, लेकिन तरीका पता है तो आपको एक क्वेश्चन हल कर पाएंगे आप। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आज आपको तरीका पता चल गया कि इस तरह से हल करेंगे। ये देखो पिछली वीडियो से ये कैसे हम पता करते हैं कि इससे बड़ी कौन सी संख्या कटेगी, इससे छोटी कौन सी संख्या कटेगी, बाकी nवां पद का सूत्र, ये सब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसलिए सभी वीडियो को देखते आइए, पहली दूसरी दोनों देखिए, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, फिर आपको ये सब चीजें हलवा लगेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है कि 3 के घात 243 प्लस 2 की घात 243 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि 3 के घात 243 प्लस 2 की घात 243 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। और इसमें सही आंसर होता है बी, 0। 0 आएगा। कैसे, एक सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी कोई दिया हो x की घात n प्लस y की घात भी n, देखो यहाँ दिया है ना दोनों समान, अगर ऐसा दिया हो तो यह x प्लस y से भाज्य होगा। भाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या है। n क्या, जो घात है, जो दोनों में समान हो, वो अगर विषम है तो x प्लस वाई से वो कटेगा। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई क्या है, 3 और 2 5 हो रहा है ना, और 3 की घात सेम है, 2 की घात सेम ही है, दोनों घातें सेम है, तो हमारा ये नियम अप्लाई हो गया। बस आपको देखना है n विषम है कि सम, तो n बराबर है 243 जो कि विषम है, इसलिए यानी कि 5, अब दोनों को जोड़ें तो 5 आता है, इसलिए 3 की घात 243 प्लस 2 की घात 243 5 से भाज्य होगी, अर्थात शेषफल 0 होगा। ठीक, इसलिए बी आंसर। ये अगर आपको पता रहता तो एक आसान हो जाता एकदम आपके लिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि 7 की घाते 84 को 342 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 7 की घात 84 को 342 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और इसमें सही आंसर होगा 1। ठीक, अब सवाल है कि कैसे। ऐसे प्रश्न में देखना है कि 7 की घात के आसपास, यहाँ भी लिख लीजिए 7 की घात 84 है, 784 नहीं है। ठीक है, तो ये 7 की, ये प्रश्न में देख के आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो आपको वर्ग और क्यूब मैं बताया हूं कम से कम, सबसे कम कीमत में 20 तक,
20 तक की संख्या के वर्ग और घन मुंह पे एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, तब आप 7 का एक घन देखते, घन क्या हो सकता है, तो वो होता है 343। ये संख्या उसके आसपास है, 7 के घन के आसपास की संख्या है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 7 की घात 84 को हम इस तरह से भी लिखते हैं। 7 का घन एक अलग कर लिए, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 3 से इसमें भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 आठ 24, 28। ठीक, और इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, 343 की घात 28, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 342 प्लस 1 की घात 28, और इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 342 की घात 28 प्लस 1 की घात 28। ठीक, अब साफ है भाई, ये जो है, ये तो 342 से अगर भाग करेंगे तो सब कट ही जाएगा। ठीक, और एक का कितना भी स्क्वायर करोगे वो एक ही आएगा, तो 342 से जब भाग करते जाओगे तो ये कट जाएगा, लेकिन एक बचेगा, यानी 1 की घात 28 शेष बच जाएगा, तो उसका मतलब एक ही होता है, तो शेष फल भी एक ही होगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक, सिंपल सा था। अगर आप बस इसमें ये पकड़ना रहता है कि 242 दिया है, यानी 7 के घन के आसपास की संख्या है, तो इस तरह से लिखकर उसको हल कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न कोई बने तो इस तरह से हल कर सकते हैं। हम हर टाइप के इसलिए देख रहे हैं, आपको समझ आ जाए तब भी ठीक है, नहीं तो उसको रट डालो कि इस टाइप के प्रश्न ऐसे हल करेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि अभाज्य गुणनफल बताइए। 15,015 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? और इसमें सही आंसर होगा डी, 3, 5, 7, 11, 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। भाग विधि से निकाल लीजिए, इसका सीधा सा फंडा है, बड़ा आसान रहता है। देखो 15 कैसे निकालते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा क्योंकि 5 एक 6 और 5 एक 6 12 हो रहा है, तो 3 से कटेगा ही। 3 5 15, 0 उतर जाएगा, फिर 1 उतरेगा, नहीं कटेगा, तो फिर 5 को भी उतारोगे तो फिर 0 लगेगा, फिर 5। यही भाग करने में बहुत कुछ लोगों का बेसिक कमजोर है, तो वहीं गलत कर देंगे। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, दोनों 0 उतर जाएंगे, 5 एकम 5। फिर ये कटेगा 7 से, 7 से कैसे, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 21 हो गया, तो 7 का 21। अब किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 33 हुआ, 11 तिया 33। अब कटेगा 13 से, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए आंसर डी सही। ठीक, आगे पांचवा प्रश्न आपके सामने है। 10 से 50 के बीच की एक ऐसी अभाज्य संख्या का वर्ग जिसके अंकों के परस्पर बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्या होगा? 10 और 50 के बीच की कोई एक अभाज्य संख्या, उसका वर्ग क्या होगा जिसके अंकों को परस्पर बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? यहाँ बहुत लोग गड़बड़ी करेंगे, तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर है डी, 121।
तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा ना कि 10 और 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले 11 मिल जाएगी आपको, 22 मिल जाएगी, 33 मिल जाएगी, 44 मिल जाएगी, ठीक। और इनका अगर वर्ग करके देखोगे आप, तो इसका 121, इसका देखो फंसाया कैसे जाता है वो देखना, 484, और इसका 1089, और इसका होगा वर्ग 1936। क्या यही ऑप्शन सब दिए हैं? समझ गए? अगर आप एक चीज अच्छे से नहीं पढ़ते, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या जिसके अंक उसका वर्ग बताइए, जिसका अंक आपस में बदल दे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें भी नहीं होता, इनमें भी नहीं होता, इनमें भी नहीं होता अंक बदलने में कोई परिवर्तन, और सबके वर्ग भी दिया है यहाँ पे, लेकिन 11 ही केवल है जो अभाज्य संख्या है, केवल 11 ही अभाज्य है, बाकी सब तो भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए हमारा सही आंसर 121 होगा। ठीक, आगे 6वां प्रश्न है, 4 अंकों की वह संख्या जो 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति से प्राप्त होती है, निम्न में से किससे भाज्य होगी? प्रश्न क्या है, सही से पढ़िए। प्रश्न है कि 4 अंकों की वह संख्या जो 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति से प्राप्त होती है, निम्न में से किससे भाज्य होगी? यहाँ 2 बार आ गया है। पुनरावृत्ति निम्न में से किससे भाज्य होगी? तो इसको याद रखना है, ऐसी संख्या सदैव, आंसर वाले स्लाइड पे चलो, हाँ इसको कट कर दीजिए, किससे भाज्य होगी? तो ऐसी संख्या सदैव 101 से भाज्य होंगी। कैसी संख्या, समझ में आया कि नहीं? कोई भी एक संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी हो, जैसे 43 जैसे 85 2 अंकों की पुनरावृत्ति बन के 4 अंकों की संख्या बन रही है। अब इसको अगर आप 101 से भाग दें तो हमेशा कटेगा, 4 बार जाएगा 404 होगा, यहाँ 3 बचेगा 0 और 3, फिर 3 बार जाएगा, यहाँ देखो 101 से भाग देते हैं, 8 बार जाएगा 808, यहाँ 505, फिर 5 बार जाएगा 505। ये कोई भी 2 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह सदैव 101 से भाज्य होती है। आगे 7वां प्रश्न है, यदि 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2, अरे सबकी घात 2 2 है, ठीक है, ऐसा 512 की घात 2 तक लिखा जाए और उसके बराबर हो यम, तब 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2, ऐसे को आगे लिखेंगे तो ये हो कहाँ तक, 1024 की घात 2 तो बराबर होगा किसके? इसके बराबर यम है, तब यह किसके बराबर होगा ये बताना है, 3m के कि 4m के कि m स्क्वायर के कि m3 के। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बहुत धड़ल्ले से बनते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न कैसे हल करना है वह यहाँ आज सीख लोगे। और इसमें सही आंसर होगा 4m के बराबर होगा। अगर 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2
अरे 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, ऐसा 512 की घात 2 बराबर यम है। तब 2 की घात 2, 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 ऐसे करके 1024 की घात 2 किसके बराबर होगा? 4 यम के बराबर होगा। कैसे? देखिए इसमें ये जो दिया है 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2, ऐसे लिखते जाएं अगर हम, और 1024 की घाते 2, इसमें से अगर 2 की घात 2 हम कॉमन ले लें, 2 की घात 2 को कॉमन ले लिया जाए, तब क्या बचेगा? 2 की घात 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अब यहाँ केवल बचेगा 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस यहाँ 3 की घात 2, वही सब आ गया ना जो यम दिया था। ऐसे करेंगे तो इसमें भी 2 से भाग दोगे तो 512 की घात 2, ये बचा। अब यहाँ हमें पता ही है 2 की घात 2, और यहाँ बच जाएगा यम, 2 की घात 4 होती है, और यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो गुणा, या कुछ न लिखें यम, 4 यम हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, लेकिन आप छोड़ के इसको भाग जाओगे, ऐसा देता है तो कुछ उसमें छिपा होता है, उसमें इसका मान हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो क्या कॉमन लें कि इसके बराबर होगा? 2 की घात 2 कॉमन लेंगे तो ये यम के बराबर यहाँ बचेगा, और वही हमारा 4 एम आंसर हो जाएगा। बी सही है। सिंपल था, लेकिन आपको नहीं टाइप पता है तो आप भागेंगे। ठीक, 8वां प्रश्न आपके सामने है, 8वां टाइप आज का दिया है 9584 से अगली बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, क्या होगी? 9600, 9604, 9625, 9649, क्या होगा? और इसमें सही आंसर है 9604। कैसे कैसे पता करेंगे? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिया है इससे अगली बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या में खोजना। ये हो सकता है किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग हो या ना हो, लेकिन हम देखेंगे ये किसका पूर्ण वर्ग है, या पूर्ण वर्ग नहीं भी तो किसकी संख्या के बाद है, किसकी संख्या के पास है, तो उससे अगली संख्या हम ले लेंगे। तो हम इसको भाग विधि से देख लेते हैं, उसका तरीका आज आप लिख सीख लो अगर नहीं पता है तो। देखो पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर हर बार एक पेयर को उतारा जाता है, और उसमें अभी हम इन दोनों को देखते हुए एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इससे बराबर हो या इसके कम हो। तो 9 9 81 और 10 दहा में 100 हो जाता है, तो 9 लेंगे और इधर भी 9 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 81, यहाँ घटाएंगे तो 4, 14 बचा। अब पेयर ही उतरता है, यहाँ 8 नहीं 84 पूरा उतरेगा, और यहाँ 9 9 को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, 9 9 18 होगा। अब कोई ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, वही संख्या से गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में, तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। यहाँ 9 पहले किए है ना 9, तो वो 9 आगे आएगा। अब यहाँ हम लेते हैं 7, 7 अगर लेते हैं तब देखते हैं कितना आता है। 7 सत्ते 49, 7 बट्ठे 56, 4 60, 6 7 एकम 7, 6 13, बचा कितना? यहाँ 5 बच गया, 14 में से 9 जाए 5, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 1, 175, यानी 8 बार करते तो नहीं जाता। ठीक, तो 175 बच गया, लेकिन यहाँ 97 आ गया। अब इसको करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन यह 97 के पास की संख्या है। 97 का अगर वर्ग करें तो उसके आसपास की संख्या ये है। अब हमें सीधा एक अंक आगे बढ़ जाना है, 98 का वर्ग कर लेना है, वही हमारा
आंसर हो जाएगा। और 98 का वर्ग करने जाओगे आप तो कर लो। 98, 98, 8 64, 6 8 9 72, 6 78, 9 8 72, 2 9 9 81, 7 88, जोड़ दो 4 0, 7 8 15 1 16 और यहाँ 9 96 04, यही हमारा आंसर हो गया। इससे बड़ी यही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर? तो हमारा इसलिए बी सही है। आगे दिए गए व्यंजक में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 4 की घात 11 गुणे 14 की घात 5 गुणे 11 की घात 2। इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो इनको आप सबसे पहले तोड़ेंगे, देख लेते हैं, अगली स्लाइड में हल करेंगे। क्वेश्चन वाली स्लाइड में इसलिए छोड़ देता हूं कि कभी आप पीपीटी जब आपको मिलेगी ये पीडीएफ तो आप अभ्यास कर पाएं, फिर बाद में आंसर की तरफ जाएं। इसमें ए सही है 34। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? इसका अगर ऐसे प्रश्न कभी भी बन जाए तो व्यंजक को सबसे पहले तोड़ दो और लिख लो। देखो यहाँ 4 की घात 11 है तो 4 को हम ऐसा 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 2 11 गुणे 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 की घात 5 और 11 को तो भाई 11 की घात जो भी है वही लिखेंगे। अब देखो 2 पे कितनी घात हो गई? अभाज्य गुणनखंड में बनाना इसलिए इसको ऐसा तोड़ लेंगे। 2 की घात हो गई 22 गुणे 2 और उसके ऊपर भी घात 11 है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। फिर 2 की घात कितनी हो गई? 5। फिर 7 की घात कितनी हो गई? 5। यानी ये दोनों पे है तो ये 5, 2 पे भी 5 की घात है, 7 पे भी 5 की घात है। फिर 11 की घात कितनी हो गई? 2। अब सभी घात को जोड़ लो। तो 22 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, 22 10 32 प्लस 2 यानी 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे दिए गए व्यंजक में, ऐसा कभी भी पूछ ले तो उनको अभाज्य संख्याओं में पहले तोड़ के घात लगा लीजिए। जैसे मैं 2 में तोड़ लिया, 2 और 14 को 2 और 7 में तोड़ लिया। अब सबकी घात को गिन लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ अगर आप नहीं समझ पाए हो तो यहाँ मैं बता दूं कि अगर हम ऐसा लिखते 2 गुणे 2 की घात 11, तब भी तो यही बात लिखते 2 की घात 11 गुणे 2 की घात 11 और जोड़ते तो 11 दूनी 22 ही आता। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे इस टाइप का प्रश्न इस तरह से हल करना। प्रश्न 10वां यानी 10वां टाइप आज का, किसी को अंकीय संख्या तथा उस संख्या के अंकों को, गलत लिखा है, एक सेकेंड, किसी दो अंक की संख्या, यहाँ को नहीं दो होगा, किसी दो अंकी संख्या तथा उस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है और यह नियम आपको पता होना चाहिए और इसमें सही आंसर है आपके सामने। देखो प्रैक्टिस के हिसाब से अगर लेते हो तो पहले आपको जब क्वेश्चन दिखाया जाए वहीं पोज कर दो। क्वेश्चन मैं दिखा के जब पढ़ लूं यानी उसमें कुछ गलती हो तो करेक्ट कर लूं, उसके
उसके बाद आप पॉज करके तब आंसर की तरफ आइए, हल करने के बाद तब आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बैठेंगी। तो ये तो सिंपल सा नियम है कि 2 अंक की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 ही होता है। इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता था तो प्रयोग करके देख सकते थे। प्रयोग से देखें, कैसे प्रयोग करोगे? एक संख्या ले लो 75, अब उसको पलट के बना लो तो 57 बनेगी। 15 में से 7 जाए 8 7 15 होता है ना, और यहाँ 6 बचा 18, 9 से भाग होगा ही, 2 बचेगा। ऐसे और भी कोई संख्या ले लो 41, उसको पलट के लिखोगे तो 14, घटा लो 11 में से 4 जाए 7, यहाँ 1 चला गया 3, 2 27, भाग दोगे 9 से, कट जाएगा। ऐसा कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों को आपस में परस्पर बदल दें। जैसे 82 ले लो, इसका होगा 28, 12 में से 4, यहाँ 1 चला गया 7 में से 2 जाए 5, भाग दोगे 9 से, 9 छक्का 54, कट गया। तो वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। ठीक, आगे 11वां टाइप आज का, यदि यहाँ देखो, क्वेश्चन पूरा करो पहले, क्वेश्चन सही नहीं है। x की पावर 45, x की घात 45 प्लस 1 को, फिर यहाँ नीचे है x की घात 5 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहाँ मैं लिख दूंगा x की घात 45 प्लस 1, यदि को x की घात 5 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा या होगा? ठीक, देखो इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जामों में, और ऐसा आपके सामने कभी भी आ जाए क्वेश्चन तो उसको, इसमें आंसर तो होगा 0। देखो ऐसे, यहाँ फिर से मैं लिख दूं x की घात 45 प्लस 1 को x की घात 5 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आंसर होगा ये 0। ऐसे प्रश्नों में हमें मान लेना चाहिए, ये जो दूसरा जिससे भाग देना है x प्लस 5, अरे x की बात है 5 प्लस 1 बराबर 0 अगर मान लें तो इसका क्या मतलब है, x की घात 5 बराबर हो जाएगा -1 के, ये उधर चला जाएगा तो -1 आ गया ना। अब इस मान को इसमें रख देंगे, x की घात 45 प्लस 1 में, इसको पहले तोड़ के लिख लो, x की घाते 5 की घात 9 कर सकते हैं ना, प्लस 1। अब
x की घात 5 का मतलब तो हमें पता है -1 की घात है 9 + 1। अब -1 को 9 बार गुणा करेंगे तो वो एक माइनस बच जाएगा, यानी यहाँ -1 ही आएगा। अगर 8 बार रहता तो +1 आता, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, लेकिन ये विषम है तो एक माइनस बच जाएगा तो वो माइनस ही बना देगा, तो -1 + 1। अब -1 + 1 आपस में कट जाते हैं क्योंकि वो घटेगा 0, बेसिक लॉ है। प्लस प्लस आपस में प्लस बनते हैं, माइनस माइनस आपस में जोड़ा जाए तो माइनस बनता है लेकिन जुड़ता है, अगर जोड़ का निशान हो, समझ गए, अगर यहाँ जोड़ने का निशान हो बीच में, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ, आपका बेसिक है, इसको टाइम बर्बाद मत मानिएगा अगर आपको नहीं पता होगा। यहाँ प्लस है और बीच में प्लस का ही निशान है और यहाँ प्लस है। अगर चिन्ह की बात करें कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो यहाँ प्लस ही आएगा। ऐसे अगर यहाँ माइनस है, फिर जोड़ने का निशान है और यहाँ भी माइनस है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस ही आएगा। और कोई प्लस है, फिर यहाँ जोड़ने का निशान है, फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ चिन्ह, वह चिन्ह आएगा जिसकी संख्या बड़ी हो। जैसे यहाँ मैं लिख दूं 9 प्लस माइनस में 14, तो यहाँ घटेगा लेकिन चिन्ह 14 वाला लगेगा, माइनस। अब दोनों संख्याएं घटेंगी लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी है, तो 14 बड़ा है उसके सामने वाला चिन्ह लगेगा, ठीक। ये होता है चिन्ह की बात। बाकी कहीं भी गुणा हो रहा है, अगर प्लस प्लस का ही गुणा हो रहा है, ठीक, तब तो प्लस ही होता है। कहीं माइनस गुणा प्लस से हो रहा है तो वहां हमेशा माइनस होगा, ठीक। गुणे के मामले में हमेशा जहां विपरीत चिन्ह हो गए वहां माइनस लगेगा। अगर समान चिन्ह है, जैसे माइनस गुणे माइनस ही हो रहा है, तब प्लस हो जाएगा चिन्ह, और गुणा है तो गुणे ही होंगे सब में। ये कॉमन चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ जोड़, अगर -1 को -1 में जोड़ +1 में जोड़ेंगे तो वो घट जाएंगे, और 0 कोई चिन्ह नहीं, इसलिए ये सही है। चलिए टाइप 12, आज का 12वां टाइप। किसी भिन्न के अंश तथा हर योगफल 8 है, हर का हर का योगफल 8 है, यदि अंश तथा हर दोनों में यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो नए भिन्न का मान पुराने भिन्न से 4/35 अधिक हो जाता है, वह भिन्न है क्या? वह भिन्न बताना है। ए 1/7, बी 3/5, सी 5/3, डी
और यहाँ डी होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा सही? और इसका सही आंसर होगा चलिए हल करते हैं। इसका सही आंसर है 3/5। इसको सही कर लीजिएगा। चलो हल करके देखते हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से हल करिए। पूछा हुआ प्रश्न है सीडीएस में 1998 में, और बार बार ऐसे प्रश्न बनते ही हैं, तो इसका ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से करिए। समीकरण से नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा। ऑप्शन से पहला ऑप्शन उठा लो। पहले देखो क्या कह रहा है, योगफल 8, तो योगफल सब में जो 3 दिए सब में 8 है, अंश और हर का 7 1 8 5 3 8 5 3 8। तो पहला उठा लेते हैं। पहले में क्या कह रहा है, अगर अंश और हर में 2 जोड़ दें, 2 जोड़िए, कितना हो रहा है? और कह रहा है ये जोड़ने पे जो नए भिन्न का मान पुराने भिन्न से 4/35 अधिक हो जाता है। 4/35 अधिक, अब 2 जोड़ रहे हैं दोनों में, तो वो पुराना भिन्न क्या है, 1/7, उससे 3/35, अरे 4/35 अधिक हो जा रहा है। ये दोनों समीकरण अब बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि पहले भिन्न के अंश और हर में अगर हम जोड़ दें तो वह नए भिन्न से 4/35 अधिक हो जाता है। अब समीकरण को देख लो, बराबर बन रहा है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा, इसको तो जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 35 लोगे आएगा, लासा दोनों का लोगे, ये 5 बार और ये जाएगा 1 बार, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ 9/35 होगा। ये 3/9 है, यहाँ 9/35 से बराबर नहीं हो रहा है, 1 नहीं होगा। अब बी वाला देखते हैं। बी वाले में 3/5 है, अंश और हर में 2 2 जोड़ दो, ये बराबर होना चाहिए 3/5 प्लस 4/35 के। अब देखो यहाँ हो जाएगा 3 2 5/7, और इधर हो जाएगा, दोनों का लसाअ ले लो 35, 7 बार 7 का 21 प्लस 1 बार 4 ही आएगा, यहाँ 25/35 हो रहा है, काट दोगे तो 5/7 ही आया, इधर भी 5/7, इधर भी, यानी बी वाला ही हमारा सही है। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन से करने पर ये हमें तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप समीकरण बनाते तब इसमें मानते कि माना अंश x है और हर y है, नहीं y कैसे, इसको मान ऐसा मानते ना, 8 दोनों का योग 8 है, तो 8 माइनस x होगा, हर भाई ये होगा ना। अब इसका समीकरण बनेगा, पहला क्या बनेगा, x/8 + 1, सब में 2 जोड़ोगे दोनों में, ये बराबर होगा x +
8 प्लस x बराबर होगा 4/35। अब ये समीकरण बन गया। इसको फिर लिखोगे x प्लस 2 यानी 8 और 2 2 जुड़ जाएंगे, 10 प्लस x हो जाएगा बराबर होगा। अब इनको दोनों को लासर लेके जोड़ोगे, इस तरह हल करने बैठोगे तो आपको एग्जाम का पूरा समय खत्म हो जाएगा और आपका पेपर रह जाएगा। इसलिए कुछ प्रश्नों को कहा जाता है ऐसे प्रश्न जो भिन्न में इतना जोड़ दो, हर में इतना जोड़ दो, इतने के बराबर हो जाएगा, उसको ऑप्शन से करिए, वो सबसे सेफ होता है। देखो 2 ऑप्शन किए, हम भी मिल गया, हम आगे बढ़ गए। ठीक, किसी भिन्न का अंश और हर का योगफल 8 है यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ा जाए, यहाँ 2 लिखना है, वह भिन्न क्या होगा। ठीक, 13वां टाइप आज का, दो संख्याओं का गुणनफल क्रमशः दो संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उसमें व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। योगफल और गुणनफल 12 और 35 है। इसे आप प्रश्न को सही से पढ़ना है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से हल कर सकते हैं और इसमें सही आंसर है हमारा सी। क्यों, वो देखते हैं। यह तो आप आराम से समझ सकते हो कि एक संख्या 5 होगी और दूसरी संख्या 7 होगी। कैसे, अगर 5 प्लस 7 करें तो 12 होगा और 5 गुणे 7 करें तो 35 होगा। तो ये संख्याएं 5 और 7 ही होने वाली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लो। एक बटे 5 प्लस व्युत्क्रमों का योगफल यही है ना, 1/7। इनका लसाअ ले लो, 35 आएगा। ये 7 बढ़ जाएगा तो 7 प्लस 5 बढ़ जाएगा तो ऊपर 1 से गुणा होने पे 5, यहाँ 12/35 होगा और यही हमारा आंसर है। इतना सिंपल है। लेकिन कहोगे कि मुझे मैथ नहीं आती, मैं तो भाग रहा हूँ छोड़ के। नहीं, मैथ नहीं आती बिल्कुल सही है, जिसका कमजोर है वो कमजोर ही है। लेकिन अगर आप इस टाइप को याद कर लिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा, तो मैं सिंपल सा ही, और ये तो कोई बड़ा है ही नहीं, आपको पकड़ना है केवल कि भाई वो दो संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो 12 हो रही हैं और गुणा कर रहे हैं तो 35 हो रही हैं, तो कौन सी वो दो संख्या होगी। तो 7 5 12 होता है, 9 3 12 होगा, 9 तिरिक 27 हो जाता है। लेकिन 5 7 12 होता है और 7 5 35 होता है। अब व्युत्क्रम मतलब एक ऊपर रहेगा, वो संख्या नीचे हो जाएगी। अब भिन्न का जोड़ आता है तो आप खट से आंसर लगा दिए। अब क्या, इतना मैथ तो आता ही होगा। सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, सरकारी पद पे जाने वाले हो, तो इतना तो समझना है। तो हर टाइप का समझ लीजिए ना। इसलिए ये सीरीज जो कमजोर है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। बाकी जिनको आती है उनको भी नए इंसाइट मिलेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक, 14वां टाइप आज का है, 3 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब उनके बीच समान अंतर है, तीनों के बीच समान सर्वांतर बराबर है। क्या, जैसे वो 1 2
3 भी हो सकती है, यानी एक एक सब में जुड़ा है। 2 4 6 भी हो सकती है, 2 2 सब में जुड़ा है। वह 4 6 4 2 6 2 8 भी हो सकती है। वह कुछ भी हो सकती है, 32 4 36 4 40 भी हो सकती है। तो नहीं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। ओहो, गलत बता दिया, गलत बता दिया। क्रमागत माने एक के बाद एक। समझ में आ गई बात? क्रमागत मतलब तीनों लगातार संख्याएं हैं। तीन से लेकिन विभाजित होने वाली, वो पूरा क्वेश्चन सही, सॉरी, सब क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसको रेस करें। 3 से विभाजित, वो तो ध्यान ही नहीं दिए। देखो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, यानी उनमें 3 का अंतर रहेगा, या 3 से कटने वाली कोई भी संख्याएं 3 हो सकती हैं, वो क्रमागत होंगी। जैसे 3 से कटती है 9, फिर 9 के बाद 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 12। फिर उसके बाद 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 3 जोड़ 2 15। तो 9 12 15 हो सकती है। 3 से कटने वाली कोई भी 30 33 36 हो सकती है। 45 3 से कटेगा ना, 45, फिर 3 जोड़ोगे इसमें तो 48, फिर 3 जोड़ोगे तो 51। ये हो सकते हैं 45 48 51। ऐसी संख्याएं जो 3 से कटती हैं लेकिन क्रमगत हैं, एक के बाद एक हैं, तो उनका योगफल 72 दिया है। तो इसको हल करते हैं कैसे, वो देख लीजिए। आंसर तो इसमें होगा 27। ठीक, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले वो तीनों लेना है, तो हमें मानना पड़ता है इसमें। ऐसे क्रमागत वाली जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें ऐसे मानते हैं। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 3 होगी ना, 3 आगे उसके होगी, 3 से कटने वाली है तो। तीसरी संख्या, अब 3 जुड़ गया तो उसके बाद 3 और जुड़ेगा तो यानी 6 होगी ना। अब ये तीनों को आपस में जोड़ लो, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, यही है ना तीनों। अब इसके बराबर दिया ही है आपको 72। अब कितने 3 है? 1 2 3। अरे x कितने? 3 x हो गए, प्लस 6 3 बचा तो 9 हो गया, बराबर 72। 3 x बराबर कितना होगा? 72 माइनस 9। तो x बराबर कितना होगा? 72 में से 9 जाए 63। और यहाँ x ही लिखे, 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 3 से काटोगे 2 और 1, 21 आ रही है। पहली संख्या 21 है। x बराबर 21 आया ना, यानी पहली संख्या 21 है। तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी में 3 जोड़ दो 24 होगी। और तीसरी कितनी होगी? अब 24 में भी 3 जोड़ दो, या इसमें 6 जोड़ना होगा, या 24 में 3 जोड़ोगे, 3 3 का 3 से विभाजित होने वाली, तो ये 27 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, या 21 x का मान इसमें रख देते, x प्लस 6 है ना तीसरी संख्या, तो x 21 प्लस 6 बराबर 27। ठीक, किसी तरह से भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे हल कर लेना है। आज का 15वां टाइप है, किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। संख्या का 2/5 भाग क्या होगा?
ये पूछा हुआ प्रश्न है बैंक पीओ 2000 में। ठीक, ऑप्शन है 96, 240, 144 ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी संख्या का 55% उसी के एक तिहाई से 52 अधिक है। तो इसमें सही आंसर होगा ए, 96। हल कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को? अब यहाँ आपको मानना पड़ेगा, माना संख्या x है। x मानने से बहुत लोग डरते हैं। आप मेरे साथ धीरे धीरे बने रहिए, ये पूरा सीरीज मैथ का करिए, आप x से डरेंगे नहीं, वो मानेंगे। ठीक है ना? माना वो संख्या x है। अब समीकरण क्या बनेगा भाई? दिया है x का 55% यानी 55/100, यही ना? एक तिहाई से 52 अधिक है। अच्छा, उसी संख्या के एक तिहाई से 52 अधिक है, तो इसमें से अगर मैं, समझने वाली बात है, 52 घटा दूं तब ये बराबर हो जाएगा ना उसी संख्या का एक तिहाई। समझिए इस बात को। या तो मैं इसमें से 52 घटा दूं या इधर 52 जोड़ दूं, तब भी बात बराबर होगी, क्योंकि वह कह रहा है किसी संख्या का 55% उसी संख्या की एक तिहाई से 52 अधिक है। तो इस संख्या का 55% अगर मैं लूं और उसी संख्या का एक तिहाई करूं तो किधर 52 अधिक है, उधर से घटा दूं या दूसरी तरफ 52 जोड़ दूं, तब न बीच में बराबर होंगे। इसलिए कह रहा है कि एक तिहाई से 52 अधिक, यानी ये वाला अधिक है, उसी में से मैं 52 घटा देता हूं, या तो मैं इधर 52 और जोड़ देता, प्लस करके 52 लिख देता, तब इसको हटा सकता था। चलो मैं ऐसे ही करता हूं। इस इधर 52 घटाते नहीं है, इधर जोड़ देते हैं, तब भी बात बराबर ही होगी। ये बराबर है किसी x का 55% उसी के एक तिहाई का 52 अधिक है इधर, तो मैं इधर अगर 52 जोड़ दूं तब दोनों बराबर हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। अब इसको काट लो, 5 से ये 11 बार, ये 20 बार, तो ये हो जाएगा 11x/20, यही ना? यहाँ और इसको इधर ला देते हैं इसी साथ। इधर देखो x में 1 से गुणा होगा कुछ नहीं, x/3 होगा, और इसको मैं इधर ला देता हूँ, यहाँ x/3 माइनस में हो जाएगा, बराबर की इधर प्लस वाली चीज आती है तो माइनस में हो जाती है, इधर बराबर 52 हो जाएगा, 52 प्लस में है तो वहीं 52 बचा रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो इसका लसागु लोगे कितना आएगा, 60 आएगा। ये 3 बार जाएगा तो 3 से ऊपर में गुणा करेंगे तो 33x होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ 20 बार जाएगा तो यहाँ 20x होगा, बराबर इधर 52 तो है ही। अब इनको घटा लोगे, 33 में से 20 जाए 13x/60 बराबर 52। इसको और आगे ले जाइए तो x बराबर क्या होगा, इधर 52 है, 60 उधर चला जाएगा, भाग में है तो उधर जाने पे गुणा होगा, और ये 13x ये आपस में गुणा में है तो इधर आने पे ये भाग होगा। 13 से काटोगे, 13 चौक के 52, और तेरह चौक के 52 और 60, 240, 200, 6 चौक को, तो x बराबर हो गया 240।
ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब कह रहा है संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। अब संख्या हमें मिल गई x बराबर 240 हो गया, लेकिन वो आगे भी तो कह रहा है, आगे भी प्रश्न पढ़ो। संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, यानी 240 का 2/5 निकालना है। 5 से काट दो, ये 5 चौक के 20, 5/40 और 48 दूना 96। ये हमारा आंसर है। ठीक, यानी आंसर सही है ए 96। आगे 16वां टाइप का प्रश्न है, एक 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों का अनुपात 2:3 है। 2 अंकों वाली संख्या है, दोनों अंकों का अनुपात 2:3 है। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 27 अंक बड़ी है। वास्तविक संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। 64 है, 46 है, 96 है, 69 है। और इसमें आप पोज करिए, हल करिए। आंसर है डी 69, 69। ऐसे प्रश्नों को भी ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है। कैसे, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ देखो 2:3 सब में है। यहाँ 3 से अगर इसको काटोगे 2 3, यहाँ आएगा। यहाँ तो यहाँ भी 2, इधर है 2 और 3, ये मान लो हटा भी दो, 2:3। यहाँ 3:2 हो रहा है। चलेगा एक तरह से। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या 27 अधिक है। इनका अंक आपस में बदल के देख लो ना, ये 64 है, अंक बदलोगे तो ये हो जाएगा 4 46, और इसको घटाओगे 14 में से 6 जाए 8 और 5 18 आ रहा है, तो कह रहा 27 है, तो ये नहीं होगा। अब 46 और 64 का करो, तो पहले 64 लिखते हैं, घटाने में थोड़ा अच्छा रहे। फिर 46, यहाँ भी आएगा 8 और यहाँ 18, ये भी नहीं होगा। फिर 69, देखो पहली बात तो 2:3 है, तो ये आप देखते ही नहीं तब भी चलता। यहाँ ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है ना। यहाँ तो 3:2 हो रहा है ना, 3:2। यहाँ पे इसको देख सकते थे, लेकिन 18 आ रहा है तो ये होगा नहीं। अब ये तो हमें देखना ही नहीं, 96 3:2 है, तो हम सीधा 69 को देखेंगे और आपस में इनका अंक बदल करके देखें तो 9 6 और 6 9। अब इसको घटाओगे 16 में से 7 यहाँ 27, ये देखो ये सही है। तो उनके जो आपस में बदल दे अंक, तो उनके वास्तविक संख्या से वो 27 अधिक हो जाता है। तो 69 ही ऐसा है जिसके अंकों को आपस में बदलोगे तो वो 27 अंक अधिक यानी 96 हो जाता है। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या ये होगी, ये हमारा डी सही है। बाकी दोनों का एक समीकरण से भी हल कर सकते हैं। तो माना ऐसे संख्याओं में आप मान सकते हैं, माना संख्या
10x प्लस वाई है, क्योंकि दो अंकों की संख्या है तो जो दहाई वाला अंक है वो 10 की घात में होता है, 10 से गुणा के रूप में होता है। ठीक है, और जो इकाई अंक वाला उसमें जुड़ता है। तो इस भाग में जैसे कोई संख्या 64 ही मान लो, ये 64 है, तो इसको 10 गुणे 6 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हो ना, तब न होगा 64। 10 छक्का 60 प्लस 4, तब जाके 64 होता है। तो इसलिए माना वो संख्या उसमें ये दहाई का अंक है और ये इकाई का है। अब इसके अंक को अगर पलट दें तो वो बड़ा हो रहा था। अगर 10y प्लस एक्स को घटाएं वास्तविक संख्या से, तो बराबर आता है 27। ठीक है, इसको हटा के एक बार घटा के देख लो, कोष्टक हटा देते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस माइनस और प्लस में गुणा होगा, माइनस होगा y बराबर 27। तो यहाँ माइनस वाई और यहाँ प्लस वाई घट जाएगा तो 9y बचेगा, और यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस एक्स और माइनस 10x, तो माइनस 10x बड़ा है, घटेगा लेकिन माइनस में चिन्ह रहेगा यहाँ। 9x बराबर 27। 9 को कॉमन ले लो, तो y माइनस एक्स बराबर 27। तो यहाँ ये 9 है, तो y माइनस एक्स बराबर 27 भागे 9। y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो y बराबर क्या होगा, 3 प्लस एक्स। अगर एक y ही पकड़ें तो हम 3 प्लस एक्स है। अब यहाँ अनुपात दिया है हमें, इधर आगे बढ़िए। अनुपात क्या है, x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3। ऐसा अनुपात लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम मान रख देंगे, y का मान रख दो, तो x बटे 3 प्लस एक्स बराबर 2/3। तिर्यक गुणा कर दो तो 3x, यहाँ बराबर 2 3 6 प्लस 2x। x को इधर भेज दीजिए, 3x माइनस 2x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया, 6। वास्तविक संख्या में x दहाई वाले अंक पे है। ठीक है ना। अब x का मान निकल गया हमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y कहाँ था, y बराबर हमें क्या मिला था, 3 प्लस एक्स। अब x का मान हमें मिल गया, इसमें रख दें, तो y बराबर 3 और x का मान है 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। और हमने संख्या जो माना था वो क्या थी, यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ, 10x प्लस वाई। अब इसमें मान रख दीजिए x और y का। x का मिला है 6, तो 10 गुणे 6। y का मिला है 9, तो 10 गुणे 6 60 प्लस 9 बराबर 69। 69 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो डी सही है। 17वां टाइप आज का, किसी एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल
दूसरी संख्या का 333 सही 1/3% है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? कितना अधिक है? एक संख्या को दूसरे संख्या से जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो रहा है वो दूसरी संख्या से 33 सही 333 सही 1/3%। इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1000/3% भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे में जो लिखा होता है इसका आपस में गुणा करके ये जो ऊपर है उसको जोड़ते हैं। 1000 हो जाएगा। 999 में एक जोड़ोगे 1000/3%। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसमें सही होगा 7 अनुपाते, यहाँ भी अनुपाती है, 7/3। अब हम इसको मान के हल करेंगे। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब समीकरण बन जाएगा कह रहा है पहली और दूसरी संख्या को जोड़ें अगर तो योगफल दूसरी संख्या का 1000/3% है। y का परसेंट है तो 100 से और गुणा होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, यानी कि x + y बराबर, इसको अगर काट दोगे आप 2 शून्य 2 शून्य से 10/3 बचेगा, यानी 10y/3। तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर देंगे तो 3x + 3y बराबर 10y। और अब इसको उधर भेज दे सकते हो तो 3x बराबर 10y - 3y, तो 3x बराबर हो जाएगा 7y। अब x को यहीं रहने दूं, y को इधर लाऊं तो ये भाग में हो जाएगी, और x और y का अनुपात जो होगा 7 तो अपनी तरफ ही रहेगा और 3 इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा, यानी इस 7/3 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y बराबर है 7/3। यही हमारा आंसर है। ठीक, सिंपल है, बताने में टाइम लगता है, लेकिन आप इसको हल करेंगे तो खटाक से मुश्किल से 15-20 सेकेंड लगेगा, क्योंकि आप सीधा समीकरण पे ही जाते हैं। x + y बराबर 1000 y/300, तो इसको काट देते, 3 को उधर ले जाते, 3x + 3y बराबर 10y। अब जहाँ ऐसा देखते तो आप समझ जाते 3x बराबर है 7y, यानी कि x और y 7 यानी 3, ये अनुपात बन रहा है 7/3 का। ठीक, तो इसमें आपका बहुत कम समय लगता है। मिटा देते हैं।
क्योंकि पीडीएफ आपको देना है तो फालतू चीज कम रहे। ये आपका आंसर है। आगे 18वां टाइप का प्रश्न। 18वां टाइप, किसी संख्या के 5/8 भाग का 3/10 भाग का 4/9 भाग 45 वह संख्या क्या है? ऐसे प्रश्न बहुत मुझे मजा आते थे और बहुत आसानी से हल होते हैं, इसलिए देखिए हल करिए फिर आगे बढ़िए और इसमें सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कैसे? चलो हल करते हैं। माना वह संख्या x है तो किसी संख्या का 5/8 भाग, यानी x का 5/8 भाग और इसी का 3/10 भाग, फिर इसी जो आएगा इसका उसी का 3/10, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसी का यानी 3/10 भाग का 4/9, ये आता है 45। बस काट देना है। 5 2 2 दूनी 2 चौके 3 त्रिका, तो यहाँ ऊपर तो केवल x बचा और नीचे 4 और 3 12 बचा। 4 3 12 बराबर 45। अब x बराबर 45 इधर है, इधर भाग है 12, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 5 60, 6 12 चौक 48, 6 54, 540 आंसर होगा। वह संख्या होगी 540, लेकिन 540 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसमें यह सही होगा। बैंक पीओ 1999 में पूछा है। ठीक, चलिए 19वां टाइप का प्रश्न। 19वां टाइप का प्रश्न, यदि पूर्णांक यम तथा n यदि यम तथा n पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो तथा करड़ी में यम गुणे n बराबर 10 है, तो निम्न में से कौन सा m प्लस n का मान नहीं हो सकता? m प्लस n का मान नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं और इसका आंसर होगा 50। 20 सही है। कैसे वो देखते हैं। करड़ी में m n बराबर 10 है, तो इसका मतलब है करड़ी में यहाँ 100 होगा, तभी तो बराबर 10 हो रहा है। उसके ऊपर करड़ी है, यानी इसका वर्गमूल 10 होना चाहिए, तो यहाँ 100 होगा तो उसका वर्गमूल 10 होता है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया, जो m गुणे n अगर करना हो तो वो 100 होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं m और n के कितने मान हो सकते हैं। तो मान लो m 1 हो सकता है और यह 100 करें तब भी बराबर 100 होगा ना, या यहाँ 1 2 करें या यहाँ n 50 करें तब भी 100 होगा। यहाँ 3 नहीं हो सकता, 4 करें और यहाँ 25 करें तो भी 100 होगा। अब यहाँ 5 करें, यहाँ 20 करें तब भी 100 होगा। ठीक, यहाँ 8 नहीं, आगे जाएंगे नहीं। चलिए अब इसको अगर जोड़ दें, वो कह रहा है m और n के मान नहीं हो सकता क्या, लेकिन m अगर प्लस करें m प्लस n
अब इसका 1 प्लस 100 101 हो सकता है भाई, m प्लस n 101 हो सकता है। लेकिन देखो 2 प्लस 50 करें तो ये 52 भी हो सकता है। 4 प्लस 25 करें ये 29 भी हो सकता है। 5 प्लस 20 करें तो ये 50 भी 25 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी 50 नहीं होगा, समझ गए? 50 नहीं होगा, लेकिन देखो 25 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, लेकिन 50 नहीं हो सकता। इसलिए हमारा डी सही है। ठीक, इस टाइप के प्रश्न कभी पूछे तो ऐसे हल कर सकते हैं। आगे 20वां प्रश्न आपके सामने है। आज का 20वां टाइप, एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल से 4 गुनी है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या वास्तविक संख्या के 18 अधिक होगी। वास्तविक संख्या क्या है? और ऐसे प्रश्न मैं आपसे बोला था कि ऑप्शन से करिएगा और आप तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसमें सही है बी 24। एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल से 4 गुनी है। अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या वास्तविक संख्या से 18 अधिक होती है। तो देख लेते हैं भाई, अंकों के योगफल से 4 गुनी है। पहले ये देख लेते हैं पहला क्राइटेरिया, 6 3 9 चौक को 36 बराबर है। 4 2 6 चौक को 24 बराबर है। 8 4 12 चौक 48 बराबर है। 3 चौक के 12, अरे पहला तो सब पे लागू हो रहा है। बाकी अब जो अंकों को आपस में परस्पर बदल कर देखें तो क्या होता है। 36 को बदलें तो ये 63 होगा और 36 होगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 13 में से 7 आएगा और एक इधर चला गया तो 27 हो रहा है। 24 को देख लें तो 24 जो बड़ा पहले वो लिखें 42 बनेगा, फिर 24 इनको घटाएं तो 8 18 बराबर है। लेकिन और का देख लें 48, पहले बड़ा वाला लिखो, 84 घटाओ 14 में से 8 जाए 6, इधर चला गया 7, 3 36 आ रहा है। और 12 वाला देख लें तो 21 और 12 घटाएंगे तो 9 आएगा। 18 केवल 24 वाले में आ रहा है और इसमें दोनों प्रक्रियाएं सही साबित हो रही हैं, इसलिए सही। ऐसे प्रश्न को इसलिए ऑप्शन में फिट करके देखिए, सही हो जाएगा, बहुत जल्दी ही सही हो जाता है। ठीक, तो आज के हम लोगों ने 20 टाइप के प्रश्न देख लिए, 20 टाइप। अब देखिए आगे आपके सामने पहले तो अभ्यास प्रश्न है। ठीक, अभ्यास प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या में जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या का 135% हो जाती है। दोनों संख्याओं का क्या अनुपात है? दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है वो बताना है। ऐसे प्रश्न हम किए हैं तो उसके आधार पे आपको ये हल करना है और जरूर से हल करना है। और कमेंट बॉक्स में सबको बताना है अभ्यास प्रश्न, इसको 1 करिएगा। और दूसरा भी, हर वीडियो में 2 अभ्यास प्रश्न होता है, तो ये आप जोड़ देख लो, ये पूछा हुआ है बैंक पीओ 2000। ऑप्शन है 8:7, बी में है 3:2, सी में है 7:8, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है किसी संख्या का 45% 45% दूसरी संख्या में जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या का
1/35% हो जाती है। दोनों संख्या में क्या अंतर? मेरी पिछला जो ऐसा एक प्रश्न था उसको देख के इसको हल करिएगा और पूरा शक्ति लगा के हल करिएगा। देखिए क्या आंसर आता है और आप सही कर पाते हैं कि नहीं। अब दूसरा अभ्यास प्रश्न है, ये दूसरा डाल दीजिएगा और ऐसे प्रश्न 1 प्लस 2 करके आप बताइएगा। एक संख्या में से 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, उस संख्या का 2/3 क्या होगा? ऐसे प्रश्न बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप हल कर सकते हो और ये सभी लोग हल करके बताएंगे। बैंक पीओ 2000, ये भी आया हुआ प्रश्न। दोनों अभ्यास प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। साथियों, आज मैथ भाग 3 और संख्या पद्धति का पार्ट 3 समाप्त हो गया और अभी तक हम लोग 60 टाइप के प्रश्न देख लिए। संख्या पद्धति में बहुत तरह तरह के प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसका टाइप बहुत बड़ा होगा, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा टाइप नहीं बनेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। हर टाइप को अच्छे से समझिए, अपना कोई तरीका बन रहा हो तो वो बनाइए विस्तार से। एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लिए, फिर अभ्यास प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसको हल करिए और आप मैथ में अच्छे हो जाएंगे। भले आपकी मैथ बेसिक पहले की मैथ या मैथ से डर लगता है, लेकिन अगर आप एक टाइप पकड़ के चलेंगे कि इस टाइप का प्रश्न मैं हल कर दूंगा, इस टाइप का मैं छोड़ दूंगा, जो कठिन टाइप है उसको छोड़ दो, लेकिन जो टाइप सही है उनको आप याद करके रखिए कि ऐसा बना तो इस टाइप से हल करूंगा। इसके लिए ये सीरीज बहुत बेहतरीन है। आपकी एग्जाम यूपीएसआई लेखपाल अभी जो होने वाला है, बाकी ये कभी भी किसी भी एग्जाम में जाने से पहले सब टाइप अगर आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट को जाकर पूरी वीडियो देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं इसके अलावा भी, उन सब में ये वीडियो बहुत मददगार होगी। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आप आराम से देखना चाहते हैं, हल करके फिर ऑप्शन में जाकर देखना है कि कौन सा सही हुआ, मैं सही कर पाया कि नहीं, उसके लिए अगर आप पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, वहां से ले लीजिए जाकर। ठीक है। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई दुविधा हो, तो किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में।